नमस्कार, पार समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2127 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है और प्रदेश में मरीजों का कुल आंकड़ा 6603 पहुंच गया है। इसी बीच एक दिन में 416 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं प्रदेश में सबसे अधिक 991 केस देहरादून में है और उसके बाद हरिद्वार में 259 और नैनीताल में 451 मामले सामने आए हैं। उधम सिंह नगर में 189 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर लगातार बरकरार है। 24 घंटे में 2127 मरीज सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। देहरादून में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 991 मामले अब तक सामने आए हैं। खबर नैनीताल से है, जहां हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ सीनियर सिटीजन को बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो चुकी है। वहीं बूस्टर डोज लगाने को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, ये प्रिकॉशन डोज जो है हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60+ जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको सेकंड डोज लगने के बाद 9 माह पूर्ण हो चुके हैं, उनको ये प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। ये डीएसए फ्लैट्स में प्रिकॉशन डोज दी जा रही है और पूरी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए ये प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मरीजों में हर दिन इजाफा हो रहा है। नैनीताल में आज 8 नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। इन लोगों को शनिवार को आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया था। कुल 111 लोगों का टेस्ट हुआ था, जिनमें से 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुछ लोगों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। और उत्तराखंड में सभी सियासी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी में तैयारियां जोरों पर हैं। देहरादून में प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सीएम धामी के साथ में कई नेता पदाधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते होने वाली प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं और इसके बाद नामों पर अंतिम मुहर दिल्ली में बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। जल्दी इसकी प्रक्रिया चल रही है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले हमने सभी ज़िलों में पैनल लेने के लिए लोग गए हैं, वो पैनल आ रहे हैं और उसके बाद हमारी प्रदेश समिति की बैठक होगी, प्रदेश चुनाव समिति की, और उसके बाद हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड बैठेगा। उसमें जो भी प्रत्याशी आएंगे सबकी योग्यता, क्षमता, देश काल परिस्थिति जो उपयुक्त पाया जाएगा उसमें से उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। बाकी सभी लोग उसके साथ लगेंगे। महिला, युवा, हर वर्ग के लोगों का इसमें वो होगा, सभी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। और बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर मंथनों का दौर शुरू हो गया है। हल्द्वानी में बीजेपी पर्यवेक्षक ने लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के नेता कार्यकर्ता टिकट दावेदारों के साथ बैठक की और इस बैठक में 100 से अधिक मंडल के नेता पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल हुए। तो हल्द्वानी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हुआ है। पार्टी के कई नेता पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया गया है। जिन प्रत्याशियों के नाम अभी तक पदाधिकारियों के सामने आए हैं और उसके बाद जल्द ही प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी होगी प्रत्याशियों के चयन को लेकर और प्रत्याशियों के चयन का अंतिम निर्णय दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। चुनावी मौसम में दल बदल का सिलसिला जारी है। कई संगठनों से जुड़े लोग मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हुए और इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि पार्टी एक हफ्ते में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। नए लोग नए उत्साह के साथ आ रहे हैं। अभी ये धनौल्टी क्षेत्र के लोग सम्मिलित हुए हैं। अम्बावत गुट किसान यूनियन का जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी किसानों की जमात है, वो कांग्रेस में सम्मिलित हुई है। और भी प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं है जब 3-4 निर्वाचित पंचायती प्रतिनिधि आदि कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। अगले 7 दिन के अंदर अगल बगल 1-2 दिन ज़्यादा कम में हम जो है पहली लिस्ट जारी कर देंगे।
मगर दूसरी लिस्ट हम ज़रा देखेंगे कि भाजपा कितनी बीमार हुई है, उनकी बीमारी का अंदाज लगा कर फिर अपनी दूसरी लिस्ट जाएगी। और मिशन उत्तराखंड को लेकर आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुट गई है और इसी को लेकर दिल्ली की आप नेताओं का उत्तराखंड का दौरा भी शुरू हो गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज पहले दिन मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन में शामिल होंगे। वहीं 13 जनवरी को मनीष सिसोदिया रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। देखिए, हमारे माननीय जो शीर्ष नेता हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने डोर टू डोर कैंपेन को जोर देने के लिए कहा, जिसको धार देने के लिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी 2 दिवसीय दौरे पर 12 और 13 तारीख को उत्तराखंड में आ रहे हैं, जहां पर वो टिहरी और उधम सिंह नगर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और कुछ जगहों पर पत्रकार वार्ता में शामिल रहेंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने आज प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में 15 प्रत्याशियों के नाम हैं और अब तक आम आदमी पार्टी 42 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। नवीन प्रशाली रायपुर, गुड्डू लाल को थराली से टिकट मिला है और इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान किया गया है। अभी तक कुल 42 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। तो आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 18 प्रत्याशियों के नाम हैं इनमें और अब तक आम आदमी पार्टी सबसे पहले अपने प्रत्याशियों के नाम ऐलान करने वाली पार्टी है, जिसने 2 बार अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। दूसरी सूची में 18 प्रत्याशियों के नाम हैं। और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने आज देहरादून में 9 परिवर्तन संवाद किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से सवालों का जवाब दिया और संजय सिंह ने दावा किया है कि उनकी सरकार आने पर हर युवा को नौकरी मिलेगी और नौकरी न मिलने तक हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। साथ ही बिजली बिल भी माफ करने का दावा किया है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा संकट है उत्तराखंड में। बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ी है उत्तराखंड के अंदर। तो नौजवान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आपको उत्तराखंड में नौकरी के लिए लाठी खाने की जरूरत नहीं है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और आपको नौकरियां भी देगी और जब तक नौकरी नहीं मिलती 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है कि आपके पुराने बिजली के बिल बकाया माफ होंगे। उत्तराखंड के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद 10 मार्च को सरकार बन जाएगी, 19 को होली का त्योहार है। अपने घर के बिजली के बकाया बिल लेकर होलिका में पहुंच जाना और उसको दहन कर देना। वो माफ करने का काम उत्तराखंड की आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। और रुड़की में आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी प्रिंस नरेश सबरवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है। बीजेपी के 13 पार्षदों के इस्तीफे को लेकर कहा है कि बीजेपी पूरी तरह से विकास विरोधी है। बीजेपी नेता सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। भाजपा के जो पार्षद हैं उनके जो विकास के जो प्रस्ताव थे, वो प्रस्ताव जो हैं कुछ भाजपा के पार्षदों ने ही कांग्रेस के पार्षदों के साथ मिलकर उनके प्रस्तावों को बोर्ड में सम्मिलित नहीं किया गया, उनको गिरा दिया गया। उससे हाथ होकर 14 पार्षदों ने जो इस्तीफा दिया है ये उनके खिलाफ है, क्योंकि भाजपा विरोध की राजनीति करती है, विरोधी है और जनता के कार्य करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। उसकी आम आदमी पार्टी उसकी बहुत प्रदर्शन है। और उत्तराखंड में चुनाव मतदान को लेकर चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है। हल्द्वानी में चुनाव प्रचार मतदान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक की और इस बैठक में सभी से चुनाव आयोग की गाइडलाइन के साथ ही कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील की है। यही नहीं, आचार संहिता उल्लंघन करने को लेकर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। इसमें देखिए, जितने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आज आए थे तो उन लोगों को ये बताया गया है कि इलेक्शन की घोषणा के साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन की कार्रवाई हमारी 21 तारीख से शुरू हो गई और कब तक ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा और इस दौरान उन्होंने क्या एहतियात बरतने हैं उसके संबंध में समस्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को हम लोगों ने अवगत करा दिया है।
15 तारीख तक कोई भी धरना भाई जुलूस प्रदर्शन वगैरह इन्होंने नहीं करना है, कोई भी जनसभा इनके द्वारा नहीं की जानी, कोई भी रैलीज इनके द्वारा नहीं की जानी है। और अगर प्रचार प्रसार की जहाँ तक बात है उसमें धारा 144 ऑलरेडी लगी है। कोई भी व्यक्ति विशेष 5 से ज़्यादा की संख्या में अगर किसी जगह पर जाते हैं और कोविड के रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं उसको, तो उस दशा में हम लोग फिर धारा 144 के अंतर्गत जो कार्रवाई होनी होती है उसमें कार्रवाई करेंगे। और हरिद्वार धर्म संसद भड़काऊ भाषण का मामला है। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। तो धर्म संसद से जुड़ा हुआ मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता और जो पक्ष है, दोनों पक्षों से उनकी दलीलें सुनी जाएंगी। और धर्म संसद को लेकर जो भड़काऊ भाषण का मामला था, जो कि काफी विवादों में भी आया था, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। और हरिद्वार में धर्म संसद में हेट स्पीच का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी और उत्तराखंड के सीएम पर निशाना साधा है। देखिए, अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया, पर समस्या ये है कि वातावरण ऐसा क्यों बना, हर जगह से ऐसी खबरें क्यों आती है? क्योंकि जो सरकार में बैठे हुए लोग, हमने देखा जिस व्यक्ति ने वहाँ पे ललकारा, हेट स्पीच दी, उस व्यक्ति के चरण को छूते हुए हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तस्वीरें देखी। उस व्यक्ति के साथ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तस्वीरें वायरल हो रही है। तो इतनी हिम्मत क्यों बढ़ रही है लोगों में? इस देश में खड़े होके गोडसे का महिमा मंडन किया जाता और गांधी को गद्दार बोला जाता, गाली दी जाती, गांधी को बंटवारे का कारण बताया जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार मूक दर्शक बन के बैठी है, मौन व्रत धारण करके बैठी है। हरिद्वार में धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। इस मामले को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला उठाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान कथित तौर पर नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई थी। तो वहीं याचिका मंजूर होने पर शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष आनंद स्वरूप जी महाराज ने कहा है कि हम मजबूती के साथ अपनी बात रखेंगे, हमने कोई हेट स्पीच नहीं बोली है। हेट स्पीच करके जिस प्रकार से हम लोगों को भी प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया। वो बात सुनी जाएगी कि हमने क्या हेट स्पीच दिया है, क्या जिहाद के खिलाफ लड़ना, क्या जिहाद के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, आतंकवाद के खिलाफ लोगों को जागरूक करना क्या हेट स्पीच है? तो ये कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं और कल भी देते रहेंगे। दूसरा, अच्छा हुआ कि अभी मुद्दा कोर्ट में गया है। हम लोग भी कुरान की जो 23 आयतें हैं जिसमें हमको वाजिबुल कत्ल कहा गया है, काफिर कहा गया है, उस पर बहस का एक अच्छा अवसर मिलेगा। और हमने कोई हेट स्पीच नहीं दिया, हमने आम मुसलमानों को कभी नहीं कहा। लेकिन जो जिहादी मानसिकता है, जिनकी देशद्रोही मानसिकता है, जो लब जिहाद, लैंड जिहाद, साहित्य जिहाद जैसे जिहाद चला रहे हैं और जो लगातार कन्वर्जन का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये मुहिम है, वो जारी है और जारी रहेगी। और हरिद्वार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते प्रशासन ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर स्नान पर रोक लगाई है, जिसका गंगा सभा ने गलत बताया है। और वहीं एसएसपी योगेंद्र रावत ने बाहर से आने वाले लोगों से हरिद्वार न आने की अपील की है। तो जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए मकर संक्रांति पर गंगा स्नान पर रोक लगाई गई है। और मकर संक्रांति के दिन हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उदय से पहले गंगा स्नान करके खिचड़ी दान की जाती है। लेकिन इस बार कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते
हर की पैड़ी पर और अन्य घाटों पर गंगा स्नान पर रोक लगाई गई है। आप सब जगह दूरी का पालन कराएं, मास्क पहनने के लिए बाध्य करें। जो लोग उन नियमों का पालन नहीं करते उनको जो आप जुर्माना की व्यवस्था करी गई है, विभिन्न व्यवस्था करी गई है, उन माध्यमों से उनका अनुपालन करवाएं। किंतु जो वास्तव में आस्था के प्रति आपने व्यवस्था कर रखी है, ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि आस्था भी बनी रहे और व्यवस्था भी बनी रहे। आगामी मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर हरिद्वार आने वाले सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध है कि कोविड के नए वेरिएंट के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत हर की पैड़ी और उसके आसपास के समस्त घाटों पर स्नान पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। और हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में देर रात दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक गांव के रोशनाबाद में बाइक सवारों की पार्किंग को लेकर एक ठेला चालक से भिड़ंत हो गई। मामला कहासुनी से शुरू हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने एक दूसरे पर लाठी से हमला कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाड़ी की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था और विवाद होते ही तत्काल हम लोगों के पास फोन आया। मौके पे पहले सिडकुल की फोर्स आई, उसके बाद आसपास के, और हम लोग सभी लोग यहाँ पे मौके पे आ गए और जो भी घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया और इसके बाद यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम की गई। फोर्स हमारी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। और पहाड़ों पर बर्फबारी पर्यटकों को लुभाती है। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले रुद्रप्रयाग के चोपता में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। होटल और लॉज की छतों पर भारी बर्फ गिरी हुई है। सूरज की रोशनी में बर्फ की चमक और बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग का चोपता यानी मिनी स्विट्जरलैंड, जहां पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। चोपता में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। चोपता से दिखने पर दूर हिमालय की पहाड़ियों पर पड़ी बर्फ चांदी जैसे चमकती है। स्थिति यह है, चोपता के होटल लॉज की छत पर भी बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। चोपता की पहाड़ियां, होटल, लॉज, पेड़ पौधे, सड़कें सब बर्फ से ढक चुके हैं। चोपता में 3 दिन के भीतर लगभग 5 फीट तक बर्फ गिरी है। चोपता बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह बर्फ से ढक चुका है। 4 दिनों से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप है। मक्कू बैंड से आगे वाहनों का संचालन नहीं हो पा रहा, लिहाजा पर्यटक चोपता नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा चोपता में पानी का संकट गहरा गया है। सभी पेयजल लाइनें बर्फ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं और ठंड में जम चुकी हैं। जनवरी महीने में चोपता में 3 बार बर्फ गिर चुकी है और चोपता बद्रीनाथ हाईवे बंद होने के कारण कई वाहन भी यहां फंसे हुए हैं। लेकिन मौसम साफ दिख रहा है, धूप खिली है और सूरज की रोशनी से यहां पड़ी बर्फ की चमक बढ़ रही है। होटल और लॉज की छतों पर भी पड़ी बर्फ को हटाने का काम जारी है। यह स्थिति तब है जब रास्ता बंद होने के कारण पर्यटक चोपता नहीं पहुंच पा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और उत्तराखंड में इन दिनों हर तरफ सफेदी छाई है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है और यातायात बाधित हो रहा है। उत्तरकाशी में बर्फबारी से कई गांवों के संपर्क मुख्यालय से टूट गए हैं। नेशनल हाईवे बाधित है तो बागेश्वर में भी काफी बर्फ गिरी है। ऐसे में पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। उत्तरकाशी के पहाड़ इन दिनों बर्फ से लदे हुए हैं। भारी बर्फबारी के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे सुखी से आगे बंद है तो यमुनोत्री नेशनल हाईवे सियानचट्टी से बंद है। 100 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। चाहे पेड़ हो या घर या दीवार, हर जगह मोटी बर्फ पड़ी है। सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुश्किल मौसम में भी बर्फबारी का आनंद लेने वाले दिख ही जाते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ। बर्फ का आनंद ले, हम उत्तरकाशी से आए अभी। सारे दोस्त आ रहे हैं आगे, बहुत मजा ले रहे हैं, बर्फ का आनंद ले रहे इधर। आगे चौरंगी तक जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा बागेश्वर जिले में देखा जा रहा है, जहाँ सड़कों पर 7-8 इंच मोटी बर्फ की परत जम चुकी है। हालात ये है कि इतनी मोटी बर्फ पर गाड़ियां नहीं चल पा रही, धक्का लगाना पड़ रहा है। मशीन के जरिए सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है ताकि यातायात जारी रहे।
यहाँ के लोगों के लिए इस मौसम में परेशानियां भले ही बढ़ जाती हों, लेकिन पर्यटकों के लिए ये मौसम मौज मस्ती का होता है। उत्तरकाशी से जगमोहन के साथ बागेश्वर से टीम न्यूज स्टेट। और उत्तराखंड के धारचूला में बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि कुमटी गांव में सिद्ध मंदिर घूमने गए 8 लोग बर्फबारी में फंस गए थे। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम अस्कोट से उप निरीक्षक मनोहर कन्याल के नेतृत्व में तुरंत रवाना हुई और फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने भारी बर्फबारी के बीच सभी लोगों को नाला लेक से सकुशल खूंटी गांव तक लाया और बताया जा रहा है कि सभी लोग बलवाकोट धारचूला के रहने वाले हैं। सभी को सुरक्षित बस में बिठाकर बलवाकोटा भेज गया है। और बता दें कि पहाड़ी जिलों में बीते 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पिथौरागढ़ में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और बागेश्वर में मौसम का मिजाज कई दिनों से बिगड़ा हुआ है। कपकोट तहसील के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। पिंडर घाटी और बिचला दानपुर के कई गांव बर्फ के चादर से ढक गए हैं। इन इलाकों में 3 से 4 इंच तक बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी का लुत्फ लेने पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है, मगर बर्फबारी ने दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। रेखाड़ी से बाछम जाने वाली सड़क समेत कई रास्ते बर्फबारी की वजह से बंद हो गए हैं। लोगों की मुश्किलों के हालात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। जेसीबी की मदद से बर्फ हटाकर रास्तों को खोलने का काम जारी है। प्रशासन ने पहाड़ों पर आने वाले लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत भी दी है। अभी तक जो हमें जानकारी है उसमें 1-2 फीट बर्फबारी की जानकारी है जूनी खलजूनी वाले एरिया में, और जो हमारे हायर रीचेस वाले जो एरिया है गोगीना वगैरह, उनमें भी हमारे पास जानकारी है। ऑलरेडी हमने सारे जगह पे जेसीबीज वगैरह हमने डिप्यूट कर रखी है। अगर कोई रास्ता अवरुद्ध हो रहा है तो तत्काल उसको जो है जेसीबी के माध्यम से उसको खोल भी दिया जा रहा है। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं।